डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी। नमस्कार, मैं महेश वर्मा डेमोक्रेटिक भारत में आपका स्वागत करता हूं। जी हां साथियों, मैं हूं इस समय उदयपुर में और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने बैठे हुए हैं समता संदेश पाक्षिक अखबार के प्रधान संपादक हिम्मत सेठ जी, और हम फिलहाल इस समय उदयपुर में हैं। तो यहाँ एक जमाने में कोरोना से पहले हर 15 दिन में बैठक हुआ करती थी, देश विदेश की चर्चाएं हुआ करती थी और उन हालातों पर जिस पर हमें सवाल उठाने चाहिए उस पर चर्चा होती थी। लेकिन इन दिनों वो चर्चाएं अभी नहीं हो पा रही हैं जो कोरोना काल चल रहा है। लेकिन डेमोक्रेटिक भारत के संपादक होने के नाते मैं उदयपुर आया हूं और मैं अब जो देश में स्थिति गंभीर बनी हुई है कई मुद्दों को लेकर, अभी आगे उन पर बातें होंगी, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है हिम्मत सेठ जी और बात करेंगे कश्मीर का जो अभी रिजल्ट आया है लोकल बॉडीज पर। हिम्मत जी, जिस पर हम अक्सर देखते हैं कि कश्मीर इशू पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं। अगर जो बात करना चाहता है तो उससे सीधे तौर पर राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही और पाकिस्तानी तक करार दे दिया जाता है। हम क्या कभी कश्मीरियों के जो इशू हैं, उनकी जो अस्मिता है, उनके जो अधिकार हैं, जो कश्मीरी जो वहां की बहुल्य आबादी है, उस पर भारत का मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो बात नहीं करता। यहाँ क्या जो बहुआयाम जो बहुल्य जो आबादी वो बात नहीं करती। अभी जो रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट ने साफ तौर पर बता दिया है कि जो मोदी सरकार ने जो 370 हटाया वो पूरी तरह से वहां की जनता को मंजूर नहीं था। क्या कहेंगे आप? ऐसा है महेश जी कि ये जो कश्मीर वाला जो मामला है, जी सर, ये बहुत ही पेचीदा मामला है। और ये पेचीदा मतलब आज से नहीं है, 1947 से ही पेचीदा है। पहले तो हरि सिंह जी जब मिलने के लिए तैयार नहीं थे भारत में जी, फिर वो मिल गए मजबूरी में। उसके बाद वो 370 की धारा लगाई के उसको विलय किया। तो उसके बाद से लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रही। अभी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं, इसको समझने की जरूरत है कि ये किन स्थितियों में ये चुनाव हुए हैं। एक साल पहले, सवा साल पहले भारत सरकार ने 370 हटा दी। 370 हटाने के बाद वहां पर कर्फ्यू लगाया और कई महीनों तक कर्फ्यू रहा। फिर ये पेंडेमिक आ गया, महामारी, इसकी वजह से लॉकडाउन हो गया। तो कश्मीर के लोगों को किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिली और 370 हटाने के बाद वहां की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। उन खराब स्थितियों में जब आदमी घर से बाहर नहीं निकल सक रहा है और अपने काम धंधे नहीं कर सक रहा है, सारा टूरिज्म वगैरह सब बंद पड़ा है, ऐसे में सरकार ने अपनी वाई लूटने के लिए और एक अवसर ढूंढा कि इस समय अगर चुनाव कराए जाएं तो चुनाव में भाजपा के अलावा कोई नहीं होगा। और यही सोच करके उन्होंने वहां पे चुनाव करवाए। तो भाजपा ने क्या किया कि वहां चुनाव डिक्लेयर कर दिया। चुनाव डिक्लेयर करने के बाद वहां की जो मेन स्ट्रीम पार्टियां थी, खासतौर से जो कश्मीर की लोकल पार्टियां, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और ये सारी पार्टियां, ये इन्होंने मिलकर के एक गुपकार अलायंस बनाया। गुपकार इसलिए कि वो जिस रोड पे रहते हैं उसका नाम शायद वो है गुपकार। तो वो अलायंस बनाया और उस अलायंस ने पहले तो ये कहा, चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा नहीं थी, उन्होंने मना किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब ये देखा कि अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो भाजपा अपने एजेंडे में सफल हो जाएगी, तो उन्होंने चुनाव लड़ा। तो किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि इस चुनाव के अंदर गुपकार के अलायंस के लोग खड़े तो हुए, लेकिन गुपकार के किसी नेता ने वहां पे कोई मीटिंग नहीं की, कोई लेक्चर नहीं दिया, कोई रैली नहीं की, कोई रोड शो नहीं किया। बल्कि यहां तक कि उन्होंने एक दूसरे के यहां जाकर के ये कहने के कि भाई हमारा उम्मीदवार खड़ा है, इसको वोट देना, ये तक भी नहीं हुआ। और
जो बड़े नेता थे, जैसे पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती है, उसको तो हाउस अरेस्ट कर लिया, उसके घर के सामने ट्रक लगा दिया कि आप निकल नहीं सकते यहां से। तो इस तरह के हालातों में, और दूसरी तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्रिमंडल के 12 बड़े मंत्री कश्मीर में लगातार प्रचार कर रहे थे, और जो गुफ्कार के जो उम्मीदवार थे उनको भी घर से नहीं निकलने दे रहे थे कि भाई सिक्योरिटी का मामला है, कहीं जो है हमला हो जाएगा, इस तरह से करके उनको रोके रखा, घर में ही बंद रखा। तो ऐसे में भी गुप्कार अलायंस ने वहां पर बहुत अच्छी सफलता हासिल की, सबसे बड़ा ग्रुप बन के आया, 110 सीटें जीत के आया। और दूसरी बात एक और है कि जिस समय ये चुनाव हुए, उसके पहले 2019 में पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे। पार्लियामेंट के चुनाव में कश्मीर में भाजपा ने 3 पार्लियामेंट की सीटें जीती, उसमें से एक लद्दाख की अभी चुनाव नहीं हुए, लेकिन जम्मू की 2 सीटें जीती, और दोनों सीटें उनके पास रहते जब 370 भी लगा हुआ था। 370 हटने के बाद उसी जम्मू में लगभग मतलब आधी सीटें जो है, लगभग आधी सीटें भाजपा हारी है। 35 सीटें तो गुफ्कार अलायंस ही जीता वहां पे, 17 सीटें कांग्रेस जीती, और बाकी दूसरी जो है वो जीते। तो इस तरह से मतलब बीजेपी का वहां पर ग्राफ गिरा है। सही में देखा जाए तो सिर्फ कश्मीर में 3 सीटें इनको जरूर मिली, जम्मू कश्मीर घाटी में, बाकी जम्मू में इनकी इतनी सीटें कम हुई, और इस तरह से उनका ग्राफ गिरा है। लेकिन वो दिखाने के लिए या अपने इस कदम को जो 370 हटाया उसको प्रूव करने के लिए, उसको बताने के लिए, देखो हमने जो हटाया तो बहुत हमारे को जो है फायदा हुआ और कश्मीर में बहुत अच्छा है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। अगर सही मायने में चुनाव हो और वहां पर गुफ्कार को और दूसरे जो उम्मीदवार थे उनको पूरा मौका मिला होता अगर चुनाव प्रचार करने का, और 1-to-1 लोगों से बात की होती उन्होंने, या मतलब रैलियां और रोड शो जिस तरह से इन्होंने किए वैसे किए होते। 12 मिनिस्टर वहां पर घूम रहे थे, और इसके अलावा उनका जो मंत्री और शाहनवाज हुसैन जो प्रवक्ता है वो, और नकवी, ये सारे लोग घूमने के बाद भी इनकी हालत ये है। तो मैं समझता हूं कि कश्मीर में अभी भी अलायंस जो गुफ्कार अलायंस और कांग्रेस जो है उनका ज्यादा है। और अभी जो चुनाव हुए हैं इसमें भी 13 डिस्ट्रिक्ट में गुफ्कार अलायंस का चेयरमैन बनने वाला है। 5 जम्मू के जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें ये बीजेपी बनाएगी, और बाकी 2 में कोई मिलीजुली निर्दलीय मिलकर के और इस तरह से बनेंगे। 50 निर्दलीय जीत के आए वहां पर जी। तो अब ये कहते हैं कि निर्दलीय हमारे ही हैं। अब ये कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो यही है कि कश्मीर के अंदर अगर सही ढंग से चुनाव हो। और एक दूसरा इश्यू मैं इसके साथ रेज करना चाहता हूं कि कश्मीर में अब तो अच्छी स्थिति हो गई है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो गया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उन रिटों को क्यों नहीं सुन रही है जो कश्मीर में मानव अधिकार की और कश्मीर के अधिकार की और 370 की हटाने के विरुद्ध जो लगाई गई है वो उनको कश्मीर क्यों सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुन रहा है? उनको जब तक तय नहीं किया जाएगा ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कश्मीर में वास्तव में क्या स्थिति है। बिल्कुल हिम्मत जी, इसी पर जैसा कि आपने कहा हम पढ़ रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह से गुप्कार जो अलायंस है उसे गुप्कार गैंग कह रही है, और वहां की जनता ये कहती है कि जिस तरह से बीजेपी उन्हें प्रचारित कर रही है कि ये डाकू हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने कश्मीर को लूटा है, लेकिन जो रिजल्ट आया उसने साफ तौर पर नकार दिया है। और जनता का ये मानना है कि हाँ, हमें गैंग पसंद है और हमें ये भ्रष्टाचारी पसंद है। हाँ, ये तो साफ इस चुनाव से बिल्कुल साफ ही हो गया ना कि बीजेपी ने मतलब बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने गुप्कार गैंग बोला है। बिल्कुल। और गैंग किसको बोलते हैं? मतलब
सारी राजनीतिक मर्यादाएं तोड़ बिल्कुल करके एक असंवैधानिक वो संसदीय तरीके से वो शब्द है। हाँ, उसका उपयोग किया है। लेकिन कश्मीर की जनता ने चुनाव के अंदर दिखा दिया कि हमको तो ये गैंग ही पसंद है, गैंग ही पसंद है। हमें हमारे सुख दुख में जो काम आने वाले लोग हैं वो यही लोग हैं। ये फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और पीडीपी के जो महबूबा मुफ्ती और यही लोग हमारे काम में आने वाले लोग हैं। इसलिए उनका जो गैंग कहना जो शब्द का उपयोग किया ये बिल्कुल अविश्वसनीय है और जनता को इसके ऊपर एतराज था। अब ये कहते हैं कि देखो इतना कई जगह 50% वोट भी हुआ है, तो ये बात सही है कि ये एक तो सब पहली बार चुनाव हुआ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो चुनाव था वो पहली बार चुनाव हुआ है। और दूसरी बात ये है कि लोगों को ये लगा कि भाई अब चूंकि स्टेट सरकार तो है नहीं, इसी के माध्यम से शायद कुछ विकास के काम हों। लेकिन विकास के काम क्या होंगे? सवाल ये है कि आपने जब सारी पॉलिटिक्स ध्रुवीकरण के उस एजेंडे से चला रखी है और 370 का इनका जो एजेंडा है वो पूरे देश में उसके नाम से पोलराइजेशन करने के लिए 370 का उपयोग करते थे अभी तक और आज भी कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमने देश को आजाद कर मतलब कश्मीर को हमारे अंदर मिला लिया, तो कश्मीर तो 347 में ही मिल गया था। और 370 जो धारा थी वो उसको उनके संविधान को हमारे संविधान से जोड़ने के लिए ही बनाई गई थी एक्चुअली। तो ये मतलब इनका जो प्रचार है वो पूरा झूठा प्रचार है और पूरी तरह से खुल गया है। लेकिन हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस बात को अभी तक भी लोगों तक पहुंचाने में असफल रहा है या वो नहीं पहुंचाना चाहता है। क्या वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया वो गोदी में जाके बैठा हुआ है और लगातार उसके पास कोई विकास की कोई बात ही नहीं है, रोजगार की बात नहीं है। देखिए ऐसा है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसके जो मालिक लोग हैं जी वो वही उद्योगपति हैं जो मोदी को या बीजेपी को जो है फंडिंग करते हैं, समर्थन करते हैं उनके और उनसे वो लाभ ले रहे हैं। तो जो मीडिया जिसको हम कहते हैं कि जो पत्रकार है वो पत्रकार जो है वो मीडिया नहीं है। मीडिया वास्तव में वो मीडिया है जो उन पूंजीपतियों के कॉरपोरेट जगत के हाथ में है, उनकी पूंजी से चल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जैसे जी टीवी है, सुभाष चंद्र जी टीवी ने 37,000 करोड़ रुपए उस पे लगा रखे हैं। तो वो कोई आपकी सेवा के लिए लगा रखे हैं? वो तो अपना पैसा कमाने के लिए लगा रखे हैं। तो वो पैसा कमाने के लिए जो भी समझौते करने पड़ेंगे करेगा। वो मोदी से समझौता करेगा, वो और किसी से भी समझौता कर सकता है। तो ये सब चीजें हैं। अब सवाल ये है कि उसमें जो पत्रकार काम कर रहे हैं वो अगर उनकी बात नहीं माने तो कल नौकरी से निकाल दे उनको। तो ये इस वजह से जो है गोदी मीडिया केवल उन्हीं की पक्ष की बात कर रहा है और उनको मालूम है कि ये सरकार है वही हमको लाभ दे सकती है। पूंजीपतियों को और कॉरपोरेट सेक्टर्स को भी ये मालूम है कि जब तक ये सरकार है वही हमको लाभ दे सकती है और ये सरकार हट गई तो शायद ये लाभ मिलने जो मिल रहे हैं या मिलने की संभावनाएं हैं वो नहीं मिलेंगे। जैसे कृषि कानून का ही समझ लो आप जी, 3 कृषि कानून इसके पहले वाली सरकार भी लाना चाहती थी ये कानून और उन्होंने काफी कॉरेस्पॉन्डेंस भी की, स्टेट्स सरकारों से कॉरेस्पॉन्डेंस की, उनको चिट्ठियां लिखी, उनको पूछा कि भाई इस तरह की सुधार होने चाहिए एग्रीकल्चर में, लेकिन वो नई बात बनी तो वो लेके नहीं आई। इन्होंने कोई न तो किसी स्टेट गवर्नमेंट से पूछा न किसी से बात की और फटाफट कानून ला करके और पेंडेमिक में अध्यादेश लिया है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि इनको ये अध्यादेश लाना पड़ा? नहीं लाते तब भी चाहे काम चल जाता और जब संसद होती तब उसमें रखते आराम से बहस होती और स्टेट से सेलेक्ट कमेटी में जाता, सेलेक्ट कमेटी में सारे लोग इकट्ठे मतलब अपनी बात कह सकते हैं, वहां सारे दलों के लोग भी और दूसरे लोग भी जाकर के उसमें इंटरवीन कर सकते थे, तो वो करते उसके बाद लाते। लेकिन ये सरकार चूंकि जानते हैं कि भाई ये
पूंजीपति हमको तभी तक मदद करेंगे जब तक कि हम उन्हें उनकी लाभ- मदद मदद करेंगे, करेंगे। उनको अवांछित लाभ देंगे तभी हमारी मदद करेंगे। और वही कश्मीर में भी हो रहा है। और ये यहाँ और कश्मीर में 370 हटाने की वजह ये नहीं है कि वहां के लोगों को लाभ देना है, एक्चुअली वहां की जमीन को हड़पने का काम है ये। और क्योंकि अभी तक वहां पे कोई जमीन खरीद नहीं सकता था 370 होने की वजह से, इसलिए उसको हटाया। और अब वहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्री या मॉल या होटल्स या जो भी पूरा पर्यटन कोई कॉर्पोरेट जगत जो है वहां हावी होने के लिए ये सारा कर रहा है। और इसका विरोध भी होना शुरू हो गया वहां, इसीलिए जम्मू में भी, लद्दाख में भी और कश्मीर घाटी में तो है ही। खैर, इसका विरोध भी हो रहा है कि नहीं, ये नहीं चलेगा, डोमिसाइल तो चाहिए ही चाहिए। तो ये है सारा खेल।